बस भी कर दे जैन, अब तो दिन की रोशनी फैल गई है। आलिया पूरी रात जैन की शिद्दत को सहकर अब थक चुकी थी। पूरी रात के जागे हुए थे, लेकिन जैन था कि उसकी बेखुदी में जरा भी फर्क नहीं आ रहा था। शादी की रात थे, इसीलिए झिझक के मारे वो उससे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की तवील रात गुजारने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो बेतहाशा थकन से चूर हो चुकी थी। बलाक बेबसी से उसने हाथ जोड़कर जैन की मिन्नत की थी, तब वो पीछे हटाता। आंखें उसकी भी नींद से छोड़ थी, लेकिन आलिया की खूबसूरती और हसीन चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब करवट बदलकर सो चुका था। आलिया की आंखें भी नींद से बोझल थीं। जैसे ही वह गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जैन बेखबर सो रहा था, इसीलिए आलिया को ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में झूलती हुई पहुंची थी। कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटा 9 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। आलिया का दिल चाहा कि रो दे। 7 बजे तो उसके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी। वह मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी जब सासू माँ ने दरवाजा खटखटा दिया। उसने एक ही नजर जैन पर डाली, जो बेखबर सोया हुआ था, लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसके साथ जाहिदा बेगम कहने लगी, बेटा जैन को उठाओ। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वह तो जैन के पास जाने से भी कतरा रही थी। रात भर जितनी शिद्दत उसने दिखाई थी, दिल में कहीं ना कहीं जैन का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वो उसके पास जगाने जाए और वो फिर से शुरू ही ना हो जाए। कहता था, दिल नहीं भर रहा, तुमसे बस नहीं चल रहा, इस रात को मजीद तवील कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को सराब करता रहूं। उसकी बातों ने आलिया को जाने से कतरा पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जाहिदा बेगम उसे बार बार कह रही थी। वह घबराते हुए कमरे में गई। वह अब भी गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे। वह जैन के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी। कहने लगी, जैन जल्दी से नहाकर तैयार हो जाएं, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। खुमार आलू। दांखें बमुश्किल ही जैन ने खोली। जब आलिया का निखरा निखरा रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरसारी छाई थी। उसे खींचकर खुद पर गिराया था। आलिया सुफदत के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बेसख्ता उसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कमबख्त के रिश्तेदार मुझे इसीलिए जहर लगते हैं, मियाँ बीवी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। कहने लगी, प्लीज छोड़े मुझे। लेकिन जैन ने अपनी मानी फिर एक बार की थी, उसके बाद ही उसे छोड़ा था और खुद नहाने चला गया। वजिज होकर रह गई थी। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ, दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ और फिर सबको वजह भी बता देना। आलिया का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। बहरहाल वह जा चुका था। आलिया ने दोबारा से गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से डाल लिया ताकि किसी को शक ना हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जैन फिर उसे इशारा कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वह तंग आ चुकी थी, इसीलिए जाहिदा बेगम के साथ ही बैठी बातों में मसरूफ रही। लेकिन जैन बार बार अपनी नजरों से उसे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। आलिया का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से में आकर जैन कमरे में चला गया। दरवाजा भी बड़ी जोर से मारा था। जाहिदा बेगम कहने लगी, इसे क्या हुआ है? कहने लगी, पता नहीं। बहरहाल वह कमरे में नहीं गई। रात को वलीमा था। फिर वह पार्लर चली गई। रात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वह कमाल लग रही थी, कयामत ठा रही थी, और जैन तो उस पर नजरें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो जैन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठती उसके कान में सरगोशी करने लगा। कहने लगा, आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन आलिया का सर चकरा रहा था। पूरी रात वह नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी जाहिदा बेगम के साथ बैठी रही और अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी जैन के साथ रत जगह काट। रात को आलिया की वालिदा रशीदा बेगम ने जाहिदा बेगम से कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं, तो आज हम आलिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। जाहिदा बेगम ने तो कोई इतराज नहीं किया, लेकिन जैन के तो जैसे होश उड़े थे। कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जाहिदा बेगम ने उसके कांधे पर एक थपकी लगाई। कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। वह कहने लगी, आलिया को आप अपने साथ ले जाएं। कोई बात नहीं। आलिया भी ऐसा ही चाहती थी
कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करे। सर फट रहा था, लेकिन जैन उसे जिन नजरों से देख रहा था, आलिया ने अपनी नजरें बदल ली, क्योंकि वह नजरों के इशारों से यही कह रहा था कि आलिया खुद मना कर दे कि वह मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन आलिया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं और अपने वालिदैन के साथ वह वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वह सोने के लिए लेटी थी, जैन का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हारे घर वालों का ऐसा कौन करता है? कहने लगी, जैन ये रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। जैन बेहद गुस्से में था। कहने लगी, जैन मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अपने वालिदैन से क्या बहाना बनाऊंगी? वो कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया? वो कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसे ही लगो जैसी वलीम में लग रही। तुम्हारे जेवरात में खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज में अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहाग रात को उतारी थी। तुम होती कौन हो? बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली तुम मेरी हो। आलिया, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। आलिया का तो जैसे सांस सीने में थम सा गया था, क्योंकि वह बहुत गुस्से में कह रहा था। आलिया कहने लगी, प्लीज अभी नहीं। जैन मेरी बात को समझे, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम वलीम पर लग रही थी। सेवरा भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालिदा को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नजर में मेरी यह अहमियत है? पता नहीं जैन को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन बंद कर दिया और आलिया सोच में पड़ गई थी कि क्या करें और क्या ना करें। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी वालिदा को एतमाद में लिया। कहने लगी, वह जैन की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं जैन के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी वालिदा ने ज्यादा तराज नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है। लेकिन आलिया को यह मुनासिब नहीं लगा कि वो दोबारा से वलीम का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख दिया। जैन ने सिर्फ बाहर मेन गेट पर हॉर्न दिया और आलिया से कहने लगा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आलिया ने अपने वलीम का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। आलिया को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। बहरहाल उसने सामान पीछे रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का असर नहीं हुआ था तुम्हें? कहने लगी, जैन कुछ तो समझने की कोशिश किया कर। अम्मा क्या सोचती कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ? बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है, अभी तो आलिया की जान छूट गई। कहने लगा, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम लग रही थी। वह कहने लगी, ठीक है हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात भी नहीं सोई जैन और सुबह से जाग रही हूँ, मेरा सर फट रहा है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। वह कहने लगा, घर तो चलो तुम्हें सुलाता हूँ, बड़ी मीठी नींद सुलाऊंग तुम्हें। उसकी आंखों में शोखी नाच रही थी। आलिया का दिल धड़का था। बहरहाल जब वह घर में आई, जाहिदा बेगम सो चुकी थी। अपने कमरे में गई तो जैन कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आलिया ने दोबारा से वलीम की मैक्सी पहनी, मेकअप किया, यहाँ तक कि जेवरात भी पहने। अभी सब कुछ पहनकर तैयार हुई थी। दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की तो जैन उसके करीब आ गया। उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था और फिर से उसने आलिया पर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वो थकन से चूर थी। रात 2 बजे वह रोने लगी, लेकिन जैन था कि बांस आने को तैयार ही नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई जुनून सवार है। कुछ नहीं सुन रहा था। सारी रात आलिया की आंखों में गुजर गई। सुबह जैन सो चुका था और वह बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होने लगी थी। दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोए हुए जैन को उठाया, उसे हिलाने जुलाने लगी। जैन गहरी नींद से जागा, लेकिन आलिया को यूं तड़पता देखकर परेशान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, मेरे बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैन प्लीज कुछ करो। जैन ने देखा वह पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी। वह खुद भी घबरा गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि आलिया को हुआ क्या है। कहने लगा, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। उठ के बैठ गया।
जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, अपने बालों को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही जाहिदा बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वह दर्द से तड़प रही थी। जाहिदा बेगम खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। जैन उसे कहने लगी, ऐसा करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जैन बाहर चला गया। जाहिदा बेगम ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर ले आई। लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से जाहिदा बेगम को डांटा था। कहने लगी, आपके बेटे ने क्या हाल किया है अपनी बीवी का, इसे जरा भी एहसास नहीं। वो कहने लगी, आलिया के इंटरनल साइड पर जख्म हो चुके हैं, इसीलिए अपने बेटे से कहे कि अपनी बीवी से दूर रहे। यह सुनकर जाहिदा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई। जैसे ही आलिया के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो जैन खड़ा था। अपनी वालिदा से कहने लगा, क्या हुआ? लेकिन वह उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। कहने लगी, यह तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वो शायद कुछ समझ चुका था, इसीलिए नजरें चुराने लगा। जैसे ही आलिया गाड़ी में बैठी, आंखें बंद कर चुकी थी। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। जैन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की कहने लगी कि आलिया के घर लेकर जाओ। उसके मायके? जैन कहने लगा, क्यों, वो वही रहेगी, 8 दिन अपने मायके रहेगी, आराम करेगी। वो कहने लगा, अम्मी वो घर पर भी तो आराम कर सकती है। जाहिदा बेगम कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। आलिया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। जाहिदा बेगम आलिया को उसके मायके छोड़ आई। उसकी वालिदा से कहने लगी कि वली में पर भी जैन ने उसे रहने नहीं दिया, इसीलिए 8 दिन आलिया आपके पास रहेगी। उसकी वालिदा भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। आलिया ने भी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि जाहिदा बेगम ने उसे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। मैं जैन को समझाऊं, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन आलिया के दिल में तो जैसे जैन की कुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो जैन ने कुछ नहीं कहा, बड़े जब से गुजारे। लेकिन 2 दिन बाद उसने आलिया को फोन किया। आलिया इस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है तुम्हें, ऐसा भी क्या हो गया था जो मायके जाकर बैठ गई हो? कहने लगी, आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया। कहने लगा, यार तुम मन की लड़की तो नहीं हो, जिसकी शादी हुई है, सबकी होती है, सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। उनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती, थोड़ा सब्र करना सीखो। वावेला ना मचाया करो तुमने। पता नहीं लेडी डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। आलिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूं अकेला। सवालिया कहने लगी, जैन आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? वह कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए हो। आलिया ने फोन बंद कर दिया। एक तो अपनी तकलीफ से 2-4 थी, 2 दिन बाद जाकर उसके दर्द को कुछ अफाका हुआ था और अब जैन उसी जहनी तौर पर परेशान कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वह फोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी, लेकिन वह जैन था। आलिया ने चंद दिन उसका फोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वह कुछ देर बाद फोन करेगी, अभी बिजी है। 8 दिन गुजर चुके थे और जैन का गुस्से से बुरा हाल था। जाहिदा बेगम ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वह आलिया को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद जाहिदा ही उसे घर लेकर आई थी और जैन का मूड सख्त रहा था। आलिया को देखकर भी उसने अपना रुख बदल लिया, चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। उसे लगा था आलिया कमरे में जल्दी आ जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही खाना खाकर आलिया फार हुई और जैन अपने कमरे में गया, जाहिदा बेगम ने आलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहने लगी, आंटी मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं जैन को बहुत कहती थी, लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुनता। वो कहने लगी, मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में जरा देर से जाया करो। कहने लगी, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। कुछ देर वह जाहिदा के कमरे में ही बैठी इधर उधर की बातें करती रही और जयन तपक रह गया। कब से उसका इंतजार कर रहा था। रात के 11 बजे आलिया कमरे में आई थी और वह लैपटॉप पर बेफजूल वक्त गुजार रहा था। आलिया को देखकर उसे बेतहाशा गुस्सा आया था। आलिया जैसे ही अंदर आई कहने लगा, दरवाजा बंद करके लॉक करो।
बहुत गुस्से में था। आलिया बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजा लॉक किया, धीरे धीरे चलते हुए बेड की दूसरी जानिब आ गई। बड़े गुस्से से जैन ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे नजदीक मेरी क्या अहमियत है, तुम मुझे क्या समझती हो? कहने लगी, जैन, मेरे नजदीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजर में भी मेरा एहसास होना चाहिए। मैं 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। वह कहने लगा, यह सब पट्टियां मुझे मत पड़ा। अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो। सबके शौहर अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वह मोम की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया दुरुस्त किया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया। आलिया की आंखों में आंसू झिलमिलाए थे। उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही कहीं गिराया था। खुद पर जब्त बांधकर वह खुद ही जैन के पास गई। वह करवट दूसरी जानिब लेकर लेटा हुआ था, बहुत गुस्से में था। आलिया ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया। कहने लगा, पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे, जाके आराम करो, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वो कहने लगी, जैन प्लीज मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा, तुम्हें फर्क पड़ता है। कहने लगी, फर्क पड़ता है? क्यों? फर्क नहीं पड़ता, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मुड़कर लेट तो मुझे फर्क पड़ेगा ना, बस यह कहना था। जैन ने उसकी तरफ अपना रुख बदल लिया। कहने लगा, पड़ता है तुम्हें? फर्क तुम्हें पता है, मैं तुमसे नाराज हूँ। कहने लगी, हाँ मुझे नजर आ रहा है, मुंह फूला हुआ है, मुझे देख नहीं रहे हैं तो जाहिर है मुझसे नाराज है। कहने लगा, नाराज हूं तो मुझे राजी करो। उसकी आंखों की बार, फतकीर LXXX, तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा, या दूसरी औरत के पास जाऊंगा? आलिया, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने करोगी। तुम्हारी इस किस्म की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर वह कुछ नहीं देखता। चलो आओ इधर मुझे बना, और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊँगा, मैं आऊँगा तो सो फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है कि वह ऐसे जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से जानता हूँ। शौहर से दूर रहने के नए से नए तरीके ढूंढ लिए हैं तुम लोगों ने। पता नहीं यह खूबसूरती, यह हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वह बात को किस तरफ ले गया था। वह बेहद परेशान हुई, लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को जैन के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी जैन ने उसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वह नींद से आंखें बंद करती तो उसके रुखसार को थप दबाने लगता। कहता, सोने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो। आलिया को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला उसका सेस होकर नहीं देखा। फिर भी आपको यह लगता है कि मैं आपको रिस्पांस नहीं देती। कहने लगा, हाँ मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मैं अभी तक तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझसे। वैसी ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसी मैं तुमसे करता हूँ। यह बच्चा यह सब कुछ छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जो सब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आलिया तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से घबराने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना समझ आने वाली जैन को पता नहीं क्या हो जाता था। आलिया उठकर कमरे से बाहर आ गई। सोच रही थी कि हर बात जाहिदा बेगम से कह देगी। उसे कहेगी कि वह अपने बेटे को समझाएं। वह नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डराए हुए थी, दूसरा जैन की बातों ने उसकी जान निकाल कर रखती थी। पता नहीं उसे कैसी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी। उसका साथ देती तो थी जितना दे सकती थी। हाँ, जानवरों वाला सुलूक नहीं कर सकती थी जो वो उसके साथ करता था। तभी कभी कभी तो उसके होठों को अपनी अपनी दस्तरस में लेकर इतनी जोर से काटता कि उसके होठों से खून बहने लगता। वह पीछे धकेल देती। उसे कहती, आप क्या कर रहे हैं? तो कहता, यही तो मज़ा है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि शादीशुदा जिंदगी का मज़ा क्या होता है। तुम एकदम बोर लड़की हो जिसे वह मोहब्बत कहता था। आलिया को वह हवस लगती थी और यह सब वह नहीं कर पाती थी। अभी भी वह अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें तो दूसरी तरफ जैन की। वह चाहती थी कि वह माँ बने, मगर जैन का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस खारिज करके वह सर पकड़कर बैठी हुई थी। जब जाहिदा बेगम उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई, उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, अरे बेटा क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं है? लाओ मैं दबा दूं। तबीयत ठीक तो है ना? तुम्हारी कुछ ठंडा गर्म चाहिए तो बताओ, मैं ला कर देती हूँ।
जाहिदा बेगम तो आलिया को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अपनी सांस को देखकर वह गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे थे। अभी भी उसके हाथ पांव ठंडे पड़े थे। जो बात जैन ने की थी उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन जैन की बात में उसकी आंखों में आंसू ला चुके थे। अभी उसने अपनी सास को बताने के लिए कुछ अपना मुंह खोला ही था कि वहां पर जैन आ गया। जैन को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वह अपनी जगह दुख की थी, जाहिदा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। उसे यूं उछलकर पीछे होते देख फौरन उसे कांधे से पकड़ लिया। कहने लगी, अरे अरे बेटा, क्या हो गया? यूं तुम घबरा क्यों रही हो? इस हालत में जो डरना घबराना ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? आलिया सीने पर हाथ रखे अपना सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जब जाहिदा बेगम ने एक बार फिर घूर कर अपने बेटे को देखा और कहने लगी, क्या कहा है तुमने? बहू को बताओ, यह क्यों? तुम्हें देखकर इतनी डरी रही है। जानते भी हो यह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। जाहिदा बेगम ने मुस्कुराकर उससे बात की, लेकिन जैन के चेहरे का तासर वहीं का वहीं था। ना ही उसके माथे पर बल पड़े हुए कम हुए थे और ना ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कर लगा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल बाप बनने का, बस मुझे जिंदगी में फिलहाल सुकून चाहिए। और वैसे भी यह मेरी बीवी थी, यहाँ पर मेरे लिए लाई गई है बच्चे, इसने मेरे पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाजत से माँ बन रही है? जब तक मैं नहीं चाहूंगा इसे कोई हक नहीं पहुंचता। माँ बनने और बच्चों के अंबार खड़े करने का यह बात अभी जैन के मुंह से निकली थी कि जाहिदा बेगम ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। जैन को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मारकर कहने की, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तरबियत की है? मैंने तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं? अरे वह लड़कियां तो खुशनसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद इस दर्जे पर फायज हो जाती हैं, वरना जानते भी हो अपने खानदान में ही तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को सालों गुजर जाते हैं और औलाद की नेमत के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएंगी। फिर जाहिदा बेगम को कहाँ पता था कि वह जिस सुकून की तलाश में है वह उसे बच्चों से नहीं बल्कि आलिया से ही चाहिए। एक गहरी सांस खारिज करके जाहिदा बेगम चुप हुई थी, लेकिन जैन गुस्से से घूर कर उसे ही देख रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है ना? शाबाश, हर एक चीज को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुम ही ने काबू कर लिया। मेरे खिलाफ सारा दिन यहाँ पर बैठकर उन्हें भड़का रहा करो। इतनी मोहब्बत तो शौहर अपनी बीवियों से करते हैं ना? अरे वह तो उसके कदम धोकर पीती है और तुम यहाँ पर मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ करती जा रही हो। जैन कमरे से बाहर जा चुका था और वह उसके पीछे गई थी और कहने लगी, जैन, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, प्लीज मेरी बात सुने, 2 मिनट रुके तो सही। मगर जैन गाड़ी में बैठकर बाहर जा चुका था। जाहिदा बेगम ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, दफा करो, इसे पता नहीं इसके दिमाग में क्या खराब बात चलती रहती है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। वह एक बार फिर रोने लगी थी। उसे खफ आ रहा था। ना जाने रात की किस पहर जब जैन वापस आएगा तो उसके साथ क्या सलूक करेगा। जाहिदा बेगम किसी तरह बस बहू के सामने अपने बेटे की तारीफें करना चाहती। कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, बस लाडला है ना, मेरा इकलौता बेटा है। आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही बस मिली है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला ऐसा रद्दे अमल दे रहा है। जब तुम माँ बन जाओगी और गोद में बच्चा लिए उसके सामने होगी तो फिर देखना यह अपनी औलाद पर जान रहेगा। जाहिदा बेगम आलिया को जैन के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वह फ्रेश हो चुकी थी। दिल में यह सोचने लगी कि क्या वाकई जैन को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए। वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से जैन के लिए खाना बनाया। रात को खाने की मेज पर जैन बैठा था। ना वह अपनी माँ की तरफ देख रहा था और ना ही अपनी बीवी की तरफ। जाहिदा बेगम ने तो उसे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ लगाने की माफी मांग ली थी, लेकिन आलिया को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वह उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद आलिया खुद को खुश रख रही थी। अपने बच्चे की खातिर रात को किचन समेटने के बाद उसने अपने और जैन के लिए दूध गर्म करवाया। सोने से पहले जाहिदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वह गर्मा गर्म दूध ट्रे में रखे खुद ही कमरे में आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी की मदद से धकेलना चाहा तो वह लॉक था। आलिया ने जैन को आवाज दी कि जैन दरवाजा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वो कुछ ना बोला,
फिर उसके बार बार कहने पर वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पीना। आलिया ने मजाक हंसकर जा पूछकर कहा कि अरे जाहिदा आंटी, आप देखिए ना, जैन दरवाजा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि जैन झट से अपने बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। वहां पर जाहिदा बेगम मौजूद नहीं थी, लेकिन आलिया ने जोरदार कहक लगाया था। वह कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि जैन को कुछ कहती, जैन ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झंझोट पर गिर चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठी। इससे पहले कि वह चिल्लाती, जैन ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो दर्द से जलन से चिल्लाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन जैन ने उसे धक्का मारकर कहने लगा कि दफा हो जाओ, इस कमरे से तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रहना ही नहीं चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी बत्ती औरत बनना चाहती हो तो जाओ, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी कोई जगह नहीं। इसमें अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म नहीं हुई थी कि वह अपना तवाजु बरकरार ना रख सकी और जाकर सामने रेलिंग से लगी पेट में दर्द की शदीद तकलीफ उभरने लगी। डर से वह चिल्लाई थी। जाहिदा बेगम, जो बस नींद में थी, बहू के चिल्लाने पर फौरन उठ बैठी। जैन ने उसे बाजू से झिझक अंदर लाकर बेड पर पटका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से मेरी माँ के सामने एक भी लफ्ज निकला था, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मर रही तुम, इतनी भी नाजुक मत बनो। उसे झड़क रहा था जब जाहिदा बेगम कमरे में आई। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? तुम वह पेट पकड़े खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि जैन को एक बार फिर वह किसी तरह की शिकायत का मौका ना दे। जैन कहने लगा कि कुछ नहीं अम्मी, आप भी बिला वजह उठकर आ गई। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था, मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। जाहिदा बेगम ने जब आलिया को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वह जब्त की इंतहा पर हो। उसके करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा कोई परेशानी की बात तो नहीं ना, बताओ, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास यहीं पर सो जाती हूँ। वह बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़ा जैन हाथ के इशारे से उसे घूर कर कह रहा था कि खबरदार। जब तुमने हामी भरी तो वह गहरी सांस खारिज करके कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी, नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। बिला बजे उठकर आ गई। यह तो बस ऐसे ही चक्कर से आ गए थे और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। अभी जैन मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने ये अल्फाज कहे तो जाहिदा बेगम भी वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले अपनी निगरानी में जैन से उसके हाथ पर मरहम जरूर लगवाई थी। जैसे ही वो कमरे से गई तो उसने अपने जब्त का दामन छोड़ दिया। आंखों में आंसुओं को रोक न सकी। कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जैन प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूँ। क्या आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? एक तरफ आप कहते हैं आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं दूसरी जानिब आपका यह रवैया, यह मोहब्बत तो नहीं कहलाती, यह तो हुस्न परस्त कहलाती है, यह तो हुस्न परस्ती कहलाती है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हुस्न से मोहब्बत करते हैं, मेरे खतखाल से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा आपको मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। जैन ने जब यह सुना तो अगले ही पल अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगा, अब बस भी करो, क्या फिलॉसफी लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, क्या इतना काफी नहीं है? अभी से ये रोना धोना मचा दिया है तुमने, इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं चल गया हाथ तुम्हारा। यह कहकर वो उसके करीब बैठ चुका था और अगली बार उसने उसके जले हुए पेट पर भी दवा लगाना शुरू कर दी, जो हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। वह आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अभी भी दर्द की टीस उसे पेट में उठती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज कट रही हो। वह बार बार कह रही थी कि जैन, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बार बार उसके मुंह से यह सब कुछ सुनकर और उसने दरा से एक पेन किलर निकालकर उसे खाने को दी। वह मना भी करती रही कि नहीं जैन, ऐसी हालत में इस तरह की दवाई नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन जैन जबरदस्ती उसे मुंह में दवा देकर पानी पिला चुका। कहने लगा, बिला वजह ही डॉक्टर ने तमाशा बना रखा है। खुद बैग भरकर जो दवा देते हैं वह उनको दिखाई नहीं देती। घर से कोई दवा ले तो वह यह है, वह है और पता नहीं क्या है। दवा का असर फौरन हुआ था। कुछ देर बाद ही दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी। जैन उसके करीब लेट चुका था। कहने लगा, अब तुम कुछ भी नहीं, बोलोई समझी बीवी हो तुम मेरी, और यह क्या प्यार मोहब्बत के किस्से छेड़ रखे थे तुमने? यह मेरी मोहब्बत ही है ना?
जो मैं तुम्हें सोने नहीं देता, रात रात भर जगाए रखता हूँ और तुम पर अपनी शिद्दत लुटाता हूँ। बताओ भला, अगर मुझे तुमने कोई दिलचस्पी ना होती, तुमसे मोहब्बत ना होती, तो क्या मैं यूं तुम्हें रात रात भर जगा कर रखता? मैं तो तुम्हें मुंह तक ना लगाता। क्या तुम वह शौहर नहीं देखे जो बीवी के करीब आते ही उससे उलझन महसूस करते हैं? उनसे आने वाली लहसुन प्याज की बदबू उनके करीब भी नहीं फटकने देती और वह दूसरी शादी कर लेते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। यह सुनकर आलिया का दिल सहम चुका था। वो उसकी हवस परस्ती को ही मोहब्बत समझकर खामोश हो चुकी थी, जब बातों ही बातों में वह एक बार फिर उसके करीब लाने लगा और वह अपना आप उसे सौंप कर प्यार से कहने लगी। एक आखिरी बार उसने कहा था, प्लीज जैन, ऐसा मत करें। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। लेकिन जैन उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहने लगा, प्लीज जान, सिर्फ एक बार मुझे अपने पास आकर मुझे अपनी सारी तशनगी मिटाने दो। इसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए। वो जितनी भी तकलीफ हुई थी, उसने एक बार फिर अपना आप उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद वह अपना आप उसे सौंप चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन जैन तो बस करने का नाम ही नहीं ले रहा था। उगता हुए लहजे में उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी। कहने लगी, प्लीज प्लीज बस कर दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन जैन उससे चंद लहू की मोहलत मांगता। एक बार फिर उसमें खो चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दुनिया से बेगानी अपनी आंखें मीच चुकी थी। उस पर बेहोशी तारी होने लगी और वह मुसलसल उसके मुंह पर उंगलियां फेरते उसे कह रहा था, नहीं नहीं, आंखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो ना, यहाँ मेरा साथ तो इधर देखो। अभी वह उसे यही बोल रहा था, लेकिन वह तो जैसे हर एक चीज से बेगानी हो चुकी थी। जैन को उस पर गुस्सा आ गया। अगले पल उसने उसके साथ ऐसी सख्ती बरती कि फलक शिगा चीख उसके हलक से निकली। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान ही लबों पर आ चुकी हो। नफरत, कात क्या होती है, इस वक्त उसे अपने शौहर से महसूस हो रही थी, जब उसके मुंह पर हाथ रखकर वह कह रहा था, चुप, खबरदार, मजीद कोई आवाज अपने हलक से मत निकालना। वह दर्द से दोहरी हो चुकी थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक जा रही थीं। जाहिदा दरवाजा धड़ाधड़ दस्तक दे रही थी। जब जैन ने उसे सख्ती से तम की कि माँ को कुछ मत बताना, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो आलिया दर्द के मारे उठकर अपनी सांस के गले लगना चाहती थी, लेकिन झट से गिर गई। उसे यूं गिरा देखकर जाहिदा बेगम फौरन आगे बढ़ी। जिस हालत में वो उस वक्त थी, जाहिदा बेगम बहुत कुछ समझ चुकी थी। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस लड़के को ऐसी कौन सी गैरत दिलाए कि उसे अक्ल आ जाए। फौरन आलिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने आलिया की हालत देखी तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, इसकी शादी किसी हैवान से करवाई गई है या शैतान से, क्योंकि वह हैवान जैसे शैतान तो हो सकता है, अगर इंसान नहीं। इंसान यूं नहीं करते। या लड़की की हालत देखिए, अभी से 1 हफ्ता नहीं हुआ। मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी शादी एक जिस्म के पुजारी से करवा दी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ औरत एक गोश्त का टुकड़ा है, जिसे जब उसका मन चाहेगा वह अपने मुंह में चबाए और जब दिल चाहेगा थूक कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात पर जाहिदा बेगम के आंसू आ चुके, क्योंकि आसपास बैठी और औरतें तक भी डॉक्टर की यह बात पहुंच गई थी। जाहिदा बेगम की अपने इलाके में बहुत इज्जत थी। खानदान पड़ोस की औरत उन्हें इज्जत की निगाह से देखती थी। यह औरत भी उन्हें अच्छे से जानती थी। सभी एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर का कहना था, आपकी बहू का बच्चा जाया हो चुका है, मुबारक हो आपको। आपको तो इस खुशी के मौके पर मिठाई बांट चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। बताइए, कॉल करके अपने बेटे को आज से पहले वो किसी के साथ जो पर्सनल नहीं हुई थी, मगर आखिर को वह भी एक इंसान थी, कितना बर्दाश्त करती जो जुल्म इस बच्ची पर किया जा रहा था। वजीद उससे बर्दाश्त ना करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह जाहिदा बेगम की ही उम्र की एक औरत थी और इस तरह के मामलात की पेचीदगियां अच्छे से समझ सकती थी। वहीं जब आलिया को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी तबीयत काफी खराब थी। ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। आलिया की माँ भी वहीं पर आ गई। सास ने उसके सामने हाथ जोड़े थे कि अपनी माँ को मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वह अपने दिल ही दिल में यह सोचकर बेचैन हो रही थी कि क्या करें, माँ को भी कुछ ना पता। जैसे ही उसने अपनी माँ को अपने सामने देखा तो गले लगकर रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। जाहिदा बेगम उनके सामने अपने हाथ दिखाकर कहने लगी, गुजरता रात किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा जैन ने इसके साथ किया, उसने वो हकीकत बताई थी
दोनों ही औरतों को इस पर शदीद गुस्सा आ चुका था। जाहिदा बेगम ने तो घर जाकर जैन को गिरेबान से पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। जब तू छोटा सा था मैंने तुझे 9 माह तक अपनी कोख में रखा। कौन करता है ऐसा? जैसी हरकत तूने की है। लेकिन वह फौरन खुद को बरी जिम्मा करते हुए कहने लगा कि अम्मी झूठ बोल रही हैं। वो आपको देखकर वो खुद बेड से गिरी थी। वो खुद ही नहीं चाहती कि माँ बने, जानबूझकर ही तमाशे लगा रही है। फिर जाहिदा बेगम उसके सीने पर मुक्के मारकर कहने लगी कि झूठ बोलता है तू। अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वह लड़की। मैं उसकी आदत को अच्छे से जान चुकी हूँ। सारा किया धरा तेरा ही है। तू ही ऐसा बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा। अपनी माँ को जलील करवाकर दोबारा कभी बाप नहीं बन सकेगा तू। जिसका कदर उसकी माँ उसके सामने रोई थी, उसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हो ही चुकी थी। वही आलिया की माँ उसे अपने घर ले गई। आलिया को संभलने में वक्त लगा था। 1 माह तक वह अपने मायके में ही रही। इस दौरान एक बार भी उसने जैन से कॉल नहीं की थी। जाहिदा बेगम ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। वह कब आता है, वह कब जाता है, उन्हें कुछ इल्म नहीं था। लेकिन फिर भी आखिर को एक माँ थी। अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव और उसे चुप चुप देखकर उन्हें उस पर रस भी आने लगा था। वही जैन रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा। कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ। जानती है मुझे किस बात ने सुधारा है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने खत्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वह बाप बनने वाला है। मेरे सामने उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वह मुझे अपने ताज सुरात के बारे में बता रहा था और मैं उसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। बताए ना मैं क्या करूं? मैंने इतना गलत किया। आलिया के साथ मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अम्मी, वह अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए यह सब कुछ कह रहा था। जाहिदा बेगम ने भी उसे गले से लगा लिया। अगले रोज ही दोनों माँ बेटा आलिया को लेने के लिए उसके घर पहुंच चुके थे। आलिया तो गुमसुम से एक तरफ बैठी थी। उसे तो जैन से खौफ आने लगा था। जाहिदा बेगम ने उसे यकीन दिलाया कि बेटा जैन सचमुच बदल चुका है। उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब यह तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। आलिया खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी और फिर अपने कमरे में चली गई। उसका तो यही मानना था कि वह कभी भी वापस उसके साथ नहीं जाएगी। आलिया की माँ भी उसके पीछे आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने ही वाली थी जब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना। ये बात जहन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी के बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे फिर भी औरत के वजूद पर कालक तो लग ही जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुंह से खुला की डिमांड करे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को यह माश सुकून से जीने नहीं देता। यह सुनकर आलिया सर झुका चुकी थी। चाहती तो वह यही थी, वह ऐसे शख्स से लहदकी इख्तियार कर ले। इस शख्स ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था? सारे खसारे तो आलिया के हिस्से में आए थे। जिस तरह उसने शौहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे, वैसा कुछ भी जैन में नहीं था। उसे तो आलिया से मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिरी बार उसने अपने शौहर को मौका देने का सोचा और सिर्फ अपनी सास की वजह से वह जैन के साथ वापस उस घर में आई। उसे लगा था जैन एक बार फिर उसके साथ वही सब कुछ करेगा जो उससे पहले भी करता। वह कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोचकर बैठी थी कि आज अगर जैन ने उसके साथ इस तरह का कुछ भी किया तो वो उसके शौहर होने का जरा भी लिहाज नहीं करेगी। वह अंदर से भरी पड़ी थी, लेकिन जैन कमरे में आया, उसे यूं बैठा देखकर उसके पास बैठ गया। आलिया का हाथ अपने हाथ में थामकर उस पर अपने लब रख दिए। फिर कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पछतावा है। तुम कहती थी ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुझे अब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत महसूस हो रही है। तुम जब मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आलिया को अपने कानों पर यकीन न आया कि ये सब कुछ जैन बोल रहा है। जैन कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जा, हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। आलिया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जैन के इसरार पर वह तैयार हो चुकी थी। पहले तो आलिया को लगा यह सिर्फ एक दिन के लिए उसे बहलाने के लिए कर रहा है,
मगर इसके बाद तो यह रोज का मामूल बन चुका था। वह अक्सर आलिया के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता, उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता, और आलिया भी जैसे उस पर तबार सा करने लगी थी। एक आखिरी मौका जैन को देने के लिए उसके साथ अपना रवैया बेहतर करने लगी थी। इस दौरान एक बार भी जैन ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, मगर रात को कभी सोए हुए भी उस पर अपना हाथ रख देता तो वह फौरन होश में आते ही उससे दूर हो जाता। जैन ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, उसने बदल कर दिखाया भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फितरत एक बार फिर वहीं पर आकर अटकने लगी। बार बार उसका ज़मीर से उकसाने लगा कि वह एक बार फिर कुछ ऐसा करे जिससे वह आलिया से तस्कीन हासिल कर सके। उसके लिए अपने आप को सुधारना और मजीद यह मुनाफकत का लबादा उड़ना आसान नहीं था। वहीं उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश भी पनपने लगी थी, क्योंकि अपने हम उम्र कज़न और दोस्तों को जब अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर वह हसद करने लगा था। उस रोज जब वह घर आया तो आलिया का हाथ पकड़कर कहने लगा, आलिया, मुझे लगता है तुम अब कदर बेहतर हो चुकी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। यह सुनकर आलिया के चेहरे के तासुआत बदल गए। वह कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं अब आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल का सामान बनकर रह चुकी हूँ। मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए। यह सुनकर जैन का चेहरा उतर चुका था। कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे औलाद चाहिए, तो बस चाहिए। तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो, वह भी बेटा। आलिया को इस वक्त उसकी जहनी हालत पर छुपा हुआ था। कैसा शख्स था, कभी औलाद की खातिर इसे अजियत से दो चार कर रहा था और कभी उसे हर हाल में औलाद मांग। लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। आलिया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जैन के इसरार पर वह तैयार हो चुकी थी। पहले तो आलिया को लगा यह सिर्फ एक दिन के लिए उसे बहलाने के लिए कर रहा है, मगर इसके बाद तो यह रोज का मामूल बन चुका था। वह अक्सर आलिया के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता, उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता, और आलिया भी जैसे उस पर तबार सा करने लगी थी। एक आखिरी मौका जैन को देने के लिए उसके साथ अपना रवैया बेहतर करने लगी थी। इस दौरान एक बार भी जैन ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, मगर रात को कभी सोए हुए भी उस पर अपना हाथ रख देता तो वह फौरन होश में आते ही उससे दूर हो जाता। जैन ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की थी, उसने बदल कर दिखाया भी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फितरत एक बार फिर वहीं पर आकर अटकने लगी। बार बार उसका ज़मीर से उकसाने लगा कि वह एक बार फिर कुछ ऐसा करे जिससे वह आलिया से तस्कीन हासिल कर सके। उसके लिए अपने आप को सुधारना और मजीद यह मुनाफकत का लबादा उड़ना आसान नहीं था। वहीं उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश भी पनपने लगी थी, क्योंकि अपने हम उम्र कज़न और दोस्तों को जब अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर वह हसद करने लगा था। उस रोज जब वह घर आया तो आलिया का हाथ पकड़कर कहने लगा, आलिया, मुझे लगता है तुम अब कदर बेहतर हो चुकी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। यह सुनकर आलिया के चेहरे के तासुआत बदल गए। वह कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मैं अब आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल का सामान बनकर रह चुकी हूँ। मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए। यह सुनकर जैन का चेहरा उतर चुका था। कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे औलाद चाहिए, तो बस चाहिए। तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो, वह भी बेटा। आलिया को इस वक्त उसकी जहनी हालत पर छुपा हुआ था। कैसा शख्स था, कभी औलाद की खातिर इसे अजियत से दो चार कर रहा था और कभी उसे हर हाल में औलाद मांग बिस्तर पर जाकर लगी थी। हर वक्त मुलाजिम उनका ख्याल रखती, कभी कभार कमरे से बाहर निकलती, वरना कमरे में ही रहती। एक रोज जैन ने घर आकर यह खबर सुनाई कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे तुम जैसी बंजर जमीन के साथ नहीं रहना। आलिया का तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगा, जबान बंद रखो, अपनी तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत तक पहुंची हूँ, वरना मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। शर्मा आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसा मर्द जिसकी खातिर मैंने अपना आप गवा दिया, आज मुझे ऐसा कह रहा है। जैन ने गुस्से में आकर उसी वक्त उसे तलाक दे दी। कहने लगा, दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से मैं दूसरी शादी करूंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत, वेल एजुकेटेड होगी और मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही जाहिदा बेगम ने घर में घूमते या अल्फाज सुने,
उन्हें हार्ट अटैक आया था। आलिया तो परी रोती हुई वापस अपने माँ बाप के पास जा पहुंची थी। वहीं जाहिदा बेगम की मौत की खबर जैन पर बिजली बनकर गिरी। अपनी माँ के मरने के बाद उसने अपने दोस्त की मदद से एक लड़की का रिश्ता ढूंढा जो कि पढ़ी लिखी और मॉडल थी। बिलाशुभ वह आलिया से भी ज्यादा खूबसूरत थी। 3 माह बाद ही उसने उस लड़की से शादी कर ली, उसे बीवी बनाकर उसको घर में ले आया। उसके साथ भी वही सब कुछ होने लगा जो आलिया के साथ किया करता, मगर वह लड़की बेहद शातिर और चालाक किस्म की थी। बहाने से उसने जैन का घर और जायदाद धीरे धीरे अपने नाम करवाना शुरू कर। शादी के 4 माह बाद ही वह प्रेग्नेंट हुई तो जैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा, तुम मुझे वारिस ही पैदा करके देना। मगर ठीक 5 माह बाद जब वो उसे चेकअप करवाने के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने यह बताया कि यह जुड़वा बच्चियों की मां बनने वाली। बेटियों को सुनकर तो जैन आग बगुला हो चुका था। घर लाकर बेल्ट से माहिरा को मारने लगा। कहने लगा, तुझे मैंने कहा था मुझे बेटा पैदा करके देना, यह बेटियां कहाँ से आ गई। जबरदस्ती वो उसे दवा खिला रहा था और वह खाने से इनकार कर रही थी, लेकिन वो उसे दवा खिलाकर उसका अलजाया करवा चुका था। पहले तो इस तकलीफ की वजह से वह रोती रही, लेकिन दिल में जैन की मोहब्बत हाकात में बदली तो वह भी उससे बदला लेने का सोच चुकी थी। अब भी वह हर रात उस पर यूं ही टूट पड़ता, उसका भी वही हाल करता जो आलिया का किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अक्सर जैन घर आता तो आते ही सो जाया करता और कहता, मेरा आज तुम्हारे पास आने का मन नहीं है। वह हर रोज कोशिश करता कि अपनी बीवी के साथ रोमांस कर